Hello everyone, I am Mudit Jain, ex-IPS, ex-IRS. In this video, we'll discuss 4 static questions of ethics paper of UPSC CSE 2024. On your screens, you can see my analysis wherein I have segregated the question paper of ethics topic wise as well as nature wise के कौन से नेचर का क्वेश्चन ज़्यादा आया है, क्वेश्चन स्टैटिक नेचर के हैं या क्वेश्चन अप्लाइड एथिक्स नेचर के हैं. On basis of this, there are 4 questions that I have identified that I'll be discussing in this video. First is question 1B, that is from dimensions of ethics and role of ethics. Very simple question. Second is just unjust करके एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 4A, which I have linked it with absolute and relative ethics. I'll discuss that. Third question that I am going to discuss is with respect to public service civil servant attributes, that is question 4B. And last question that I'll discuss is question number 5A, that is on code of ethics. So without wasting any time, let us discuss the first question. If you want to download this PDF, the link is available in the description section. You can do it from there. If you want to download the analysis, the link in the comment section and description section, you can download from there. So the first question is question 1B. Ethics encompasses several key dimensions that are crucial in guiding individuals and organizations towards morally responsible behavior. तो क्या कह रहा है कि एथिक्स के कुछ डायमेंशंस हैं ऐसे जो कि क्रूशियल है इन इंश्योरिंग कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर है वो मॉरली रिस्पॉन्सिबल हो. फिर कहता है एक्सप्लेन द की डायमेंशंस ऑफ एथिक्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्शन. के वो कौन सी डायमेंशंस हैं, कुछ डायमेंशंस है इसने ऐसे बोल दिया, वो डायमेंशंस आपने एक्सप्लेन करनी है. डिस्कस हाउ दीज डायमेंशन शेप एथिकल डिसीजन मेकिंग इन प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट. तो ना केवल जेनरिक कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना है, प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी उसको डिस्कस करना है कि वो कैसे शेप करती है एथिकल डिसीजन मेकिंग को. कीवर्ड क्या है हमारा? कीवर्ड है एथिक्स. सो इन द इंट्रोडक्शन आई हैव यूज्ड एरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ एथिक्स. मैंने इसको डिफाइन कर दिया यहाँ पे. फिर हमेशा सेपरेट हेडिंग्स बनेंगे हर सब पार्ट के क्वेश्चन के. तो पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन का? की डायमेंशंस क्या हैं एथिक्स के. तो मैंने की डायमेंशंस का एक सेपरेट पार्ट बना दिया, सेपरेट हेडिंग्स. जो आंसर होगा वो हमेशा नंबर्ड पॉइंट्स में होगा रेदर देन बुलेट, एस्टेरिक, एरो एटसेट्रा. तो ये नंबर्ड पॉइंट्स में मैंने आंसर लिखा है 1 2 3 करके. अब मेरे हिसाब से की डायमेंशंस ऑफ एथिक्स क्या हैं विच आर गोइंग टू डिसाइड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे बेसिक क्या है कि एथिक्स क्या है? इट इज़ स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटफुलनेस या रॉन्गफुलनेस. तो एथिक्स ये बता रहा है कि राइटफुल एक्शन क्या है, रॉन्गफुल एक्शन क्या है. अब अगर किसी इंडिविजुअल को पता चल गया ये कि राइटफुल और रॉन्गफुल में डिफरेंस क्या है, देन इट इज़ ऑब्वियस कि उसका डिसीजन मेकिंग जो है वो एथिकल हो जाएगा. सेकेंड डायमेंशन मैंने लिया है कि एज अ थ्योरी एथिक्स क्या प्रोवाइड करता है? वो प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. एज अ प्रैक्टिस एथिक्स एप्लीकेशन किस में होता है कि ये मेरे एंड गोल है, उनके तरफ ये मेरा मीन्स है. तो मीन्स वर्सेस एंड जो क्लासिकल एक डिलेमा है एथिक्स में, वो यूज़ कर लिया हमने एज अ डायमेंशन. थर्ड, जो कि अगेन एक PYQ था, पॉटर स्टुअर्ट की कोट है कि एथिक्स हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ योर राइट्स वर्सेस द राइट थिंग टू डू. तो वो एक पॉइंट डायमेंशन में लिख दिया. ये 3 क्यों लिखे हैं मैंने? मेटा एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स, बायो एथिक्स क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वो डिमांड ऑफ क्वेश्चन को मीट नहीं करेगा. यहाँ हमें थोड़ा इनोवेट करना पड़ा कि एथिक्स की डेफिनेशन में ही जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हीं को हमने डायमेंशन बना दिया सो दैट वी आर एबल टू यूज देम इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन गोइंग फॉरवर्ड. ये हो गए आपके डायमेंशंस. एथिक्स के हर आंसर में कम से कम दो एग्जाम्पल्स होने चाहिए. तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, नोट्स में से ही जो मैंने पढ़ाया था उसी में से मैंने एग्जाम्पल लिखा है. ये तीनों थ्योरी भी जो लिखी है मैंने वो उसी में से लिखी है. तो पुलेला गोपीचंद का एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया था, वो इस कोट में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में फिक्स करा है कि उन्होंने कैसे रिफ्यूज़ कर दिया था कोला कंपनी का ऐड करना. दस अबव डायमेंशन ऑफ एथिक्स गाइड इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्शन एंड बिहेवियर. अब इन्होंने कहा था प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है. तो प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में क्या होता है कि दोबारा सेपरेट हेडिंग बनाई है, नंबर्ड पॉइंट्स है
कि अगर मुझे राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस जो मैंने ऊपर लिखा था, अगर मुझे एज अ पब्लिक सर्वेंट पता है राइटफुल एक्शन क्या है, रॉन्गफुल एक्शन क्या है, देन आई विल बी एबल टू काउंटर वेस्टेड इंटरेस्ट, आई विल बी एबल टू काउंटर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड आई विल बी एबल टू अपहोल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया प्रोफेशनल कंटेक्स्ट का। दूसरा मैंने लिखा है इन कंटेक्स्ट ऑफ अ कंपनी, अगर किसी कंपनी को मीन्स वर्सेस एंड्स पता है, एंड्स तो प्रॉफिट ओरिएंटेशन होगा ऑफ कोर्स अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, लेकिन उसके भी कुछ मीन्स होते हैं। रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ देखी हो ENY की और फिर बाकी कॉर्पोरेट स्फेयर में भी काफ़ी न्यूज़ आई है विद रिस्पेक्ट टू सुसाइड्स एंड ऑल, विद रिस्पेक्ट टू डेथ्स एट वर्क प्लेस। तो व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स इज के एंड्स तो सबके कॉमन है, मीन्स लेकिन क्या है कि मीन्स ऐसे हैं कि उनकी वर्क कल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं दे आर कमिंग इन क्वेश्चन। सो इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू बैलेंस द मीन्स वर्सेस एंड्स एथिकली, देन ये जो इश्यूज हैं वर्क कल्चर प्रैक्टिसेस के, ये इश्यूज क्रॉप इन नहीं होंगे। तो ये करंट अफेयर का एग्जाम्पल यूज करते हुए इस क्वेश्चन में अप्लाई करा है। लास्टली कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन में मैंने प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को, आपको पता है मैंने स्टाइल ऑफ टीचिंग में भी मैंने आपको बताया था कि मैं स्पोर्ट्स से काफ़ी आंसर लिखता हूँ। तो स्पोर्ट्स में हम जब एथिक्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप या फिर स्पिरिट ऑफ द गेम की काफ़ी बात होती है। तो अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है, कोई टीम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो एथिक्स की डायमेंशंस को फॉलो करता है, देन दे विल अपहोल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप एंड स्पिरिट ऑफ द गेम। लास्टली डायग्राम भी बनाना होता है, तो मैंने प्रोफेशनल कंटेक्स्ट के 2 पॉइंट लिख दिए हैं। बाकी मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में और क्या हो सकता है कि एथिक्स इज यूज टू बैलेंस राइट्स वर्सेस ड्यूटीज, टू अपहोल्ड इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल वैल्यूज लाइक लॉयल्टी, कोलेजियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, टू ensure that you are not just professionally competent but holistic competent as well। तो ये डायग्राम हो गया जो कि अदर वैल्यूज प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में प्रेजेंट करता है। सेकेंड क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट इज कंटेक्सचुअल। पढ़ते ही प्लीज डू नॉट इक्वेट इट विद जस्टिस। यहाँ जस्ट क्या है कि सही क्या होता है, वो मतलब है जस्ट का। अनजस्ट क्या है कि गलत। तो कह रहे हैं सही और गलत जो है वो कंटेक्सचुअल होता है, वो फिक्स नहीं है। जैसे ही मैंने ये पढ़ा, मेरे दिमाग में अब मुझे थ्योरी से लिंक करना है, किसी ना किसी टॉपिक से लिंक करना है, वरना मैं आंसर नहीं लिख पाऊंगा। तो द टॉपिक्स दैट स्ट्राइक्ड मी व्हेन आई रेड दिस क्वेश्चन वाज एब्सोल्यूट एथिक्स, रिलेटिव एथिक्स एंड चेंजिंग नेचर ऑफ सोसाइटल वैल्यूज। के सोसाइटल वैल्यूज डायनेमिक हैं, वो स्टैटिक नहीं है। अब इन कंसेप्ट को यूज करके मोल्ड करके मुझे आंसर लिखना है। तो द concept of just and unjust is contextual. What was just a year back may turn out to be unjust in today's context। कि पहले जो just था वो अब unjust हो गया, जो पहले unjust था वो हो सकता है अब just हो जाए। Changing context should be constantly under scrutiny to prevent miscarriage of justice। ये जो context change हो रहा है, you should also change your laws, rules, implementations as per the context, otherwise justice ensure नहीं हो पाएगा। Examine the above statement with suitable examples। Just और unjust का जो मैंने आपको definition explain करा, I have explained that in the introduction। I have linked it with a morally static society। Completely evolved society is morally static, that leads to absolute ethics। Whereas a society जो कि अभी evolve ही हो रही है, खासकर जैसे developing countries, तो वहाँ norms जो हैं वो fix नहीं है, तो relative ethics। तो absolute versus relative ethics मैंने डिमांड ऑफ द क्वेश्चन से लिंक कर दिया। अब सेपरेट हेडिंग बना के फिर नंबर्ड पॉइंट्स में जो मेन क्वेश्चन है वो डील करेंगे कि कंटेक्सचुअल, जस्ट एंड अनजस्ट और जस्टिस मेरा हेडिंग हो गया। हेडिंग हमेशा क्रिस्प होना चाहिए, छोटे से छोटा जितना पॉसिबल हो वो हेडिंग होना चाहिए। तो सोशल नॉर्म्स माइट हैव बीन एबल टू डिफेंड पेट्रियार्की ईयर्स बैक बट नॉट टुडे। Thus, gender inclusivity, gender pay parity, etc. should be constantly under scrutiny to prevent miscarriage of justice। मैंने करा क्या है, मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि पहले इसको जस्ट माना जाता था लेकिन आज ये अनजस्ट है। ठीक है, दिस इज फॉर श्योर। तो अब जो मुझे पॉलिसीज लानी है वो उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। कंटेक्स्ट चेंज हो गया है, चेंजिंग कंटेक्स्ट शुड बी रिफ्लेक्टेड, अदरवाइज दिस विल लीड टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो चेंजिंग पॉलिसीज क्या हो गए, जेंडर इंक्लूसिविटी, जेंडर पे पैरिटी। मैंने इनको अंडरलाइन करा है बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ माय आंसर। सेकंड, मैंने एग्जांपल दे दिया इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने को।
एग्जाम्पल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए मेरा व्यू एग्जामिनर को समझ नहीं आया है, सो व्हेन द एग्जामिनर रीड्स द एग्जाम्पल तो उसको क्लिक हो जाएगा कि अच्छा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सऊदी अरेबिया में रिसेंटली यू वुड हैव सीन देयर आर एन नंबर ऑफ पॉलिसीज शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रो वुमेन पॉलिसीज। तो जेंडर इक्वालिटी वहाँ पे हो रहा है। कल को हो सकता है वो जो अनजस्ट माना जाते थे विमेन राइट्स को लेके, आज वो जस्ट हो रहे हैं, तो चेंजिंग कंटेक्स्ट को कंसिडर करना है। Similarly, LGBTQ rights were not much talked about in India previously, but decriminalization होने के बाद so much so कि अभी recently फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस निकाली हैं कि the couples cannot be stopped from opening joint bank accounts or nominating each other as beneficiaries। ये recent अभी अगस्त या सितंबर की करंट अफेयर का एग्जाम्पल है जो मैंने इसमें डाला है। फिर एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने वैल्यूज के डायनेमिक नेचर को एक्सप्लेन करा है, वो थ्योरी में ही था, थ्योरी से ही मैंने पिक करा है कि वैल्यूज आर बेसिकली गाइडेड बाय कल्चर, बिलीव्स एटसेट्रा एंड दे चेंज विद टाइम। द नीड्स ऑफ सोसाइटी चेंज इवन दो द चेंज इज स्लो, बट द चेंज इज ऑब्वियस कि चेंज होगा, दैट इज फॉर श्योर। तो इस चेंजिंग नेचर ऑफ वैल्यूज की वजह से कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है जस्ट और अनजस्ट का, एंड दैट कंटेक्स्ट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसीज। क्वेश्चन 4B काफ़ी बार पूछा जा चुका है घुमा फिरा के। एक बार पूछा गया था ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। एक बार पूछा गया था ब्यूरोक्रेट स्टक इन द पेरिफेरी रेदर देन द कोर। थर्ड, एक बार पूछा गया है कि पॉजिटिव माइंडेड सिविल सर्वेंट्स आर एबल टू इंटरप्रेट द केस एंड अचीव सक्सेस वेयर एज नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर्स आर नॉट एबल टू डू सो। आज ये 4th टाइम ऐसा ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है। अब क्या कंटेक्स्ट लिख दिया है कि माइंडलेस एडिक्शन टू फॉर्म, मतलब कि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड या फिर स्टक इन द पेरिफेरी या फिर हैविंग नेगेटिव माइंडसेट, इग्नोरिंग द सब्सटेंस ऑफ द मैटर। सब्सटेंस ऑफ द मैटर को इक्वेट कर दो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड से या फिर कोर इश्यूज से या फिर पॉजिटिव माइंडसेट से। रिजल्ट्स इन रेंडरिंग ऑफ इनजस्टिस, कि मैं अगर सिर्फ माइंडलेसली फॉर्म को फॉलो करूंगा, दैट इज लेटर के लॉ को फॉलो, लॉ के लेटर को फॉलो करूंगा, तो इनजस्टिस होने के चांस है। परसेप्टिव सिविल सर्वेंट कौन है? जो कि लिटरलनेस पे नहीं जाता है, इंटेंट पे जाता है, मतलब कि लेटर, लॉ के लेटर पे नहीं, लॉ की स्पिरिट पे। तो कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, जैसे कि आधार से डीबीटी ट्रांसफर वगैरह की, या पीडीएस स्कीम कुछ बनाया। मैंने आपको डेस्टिट्यूट लेडी की केस स्टडी पढ़ाई थी कि एक डेस्टिट्यूट लेडी है जो प्रूवन बियॉन्ड डाउट है कि डेस्टिट्यूट है, लेकिन उसके पास एट प्रेजेंट वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो क्या एज अ सिविल सर्वेंट आप उसकी हेल्प करोगे या नहीं करोगे टू एंश्योर कि वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसे मिल जाए, सो दैट बिकॉज इट इज प्रूवन बियॉन्ड डाउट दैट द लेडी इज एंटाइटल्ड बेनिफिशियरी अंडर द स्कीम। तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का अभाव होने की वजह से आप उसको मना नहीं कर सकते कि नहीं, तुमको अभी ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वो एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में सीधा सीधा फिट होता है। अब मैंने करा क्या है, मैंने आपको अप्लाइड एथिक्स की या फिर स्टैटिक में भी 6 अप्रोचेस पढ़ाई थी। PYQ बेस्ड अप्रोच, सिलेबस बेस्ड अप्रोच, रिलीजन्स, थ्योरीज, वेस्टर्न थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स एटसेट्रा। मैंने इस क्वेश्चन में PYQ बेस्ड अप्रोच यूज करी है टू टेल द एग्जामिनर कि मैं समझ गया हूँ कि तुमने वही क्वेश्चन जो 3 पहले पूछे थे उसको घुमा फिरा के पूछा है। तो इससे बहुत बढ़िया इंप्रेशन सेट होगा, इससे कीवर्ड्स भी अपने आप आ जाएंगे आंसर में। तो इसमें क्या करा है, माइंडलेस एडिक्शन टू फॉर्म कैन बी इक्वेटेड विद अ सिविल सर्वेंट बीइंग स्टक इन पेरिफेरी इग्नोरिंग द कोर इश्यूज बिफोर हिम। ये PYQ है, मैंने जिसको सीधा यूज कर लिया, उसमें भी यही लिखा था कि इट विल लीड टू ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस एंड गुड गवर्नेंस। यहाँ पे भी वही है, रेंडरिंग ऑफ इनजस्टिस। तो मेरा क्वेश्चन ही पूरा यहाँ से एक इंट्रो में ही एग्जामिनर मेरे को बहुत बढ़िया मार्क्स देने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि मैंने कंटेक्स्ट एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। फिर सेपरेट हेडिंग बनाया है मैंने, माइंडलेस एडिक्शन टू फॉर्म को मैंने इक्वेट करा है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड से, परसेप्टिव सिविल सर्वेंट को मैंने इक्वेट करा है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड से, और एक्सप्लेन कर दिया कि अगर ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड होगा तो सिर्फ रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो होंगे रेदर देन द इंटेंट। अगर परसेप्टिव सिविल सर्वेंट डेमोक्रेटिक एटीट्यूड फॉलो करेगा तो पब्लिक इंटरेस्ट, डेडिकेशन टू सर्विस, निष्काम कर्म को अपहोल्ड करेगा। फिर मैंने जो मैंने ऊपर लिखा है उसको मैंने 2 एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दिया। वही डेस्टिट्यूट लेडी की केस स्टडी हो गई एक, तो एक दूसरा है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट है जो कि सिर्फ लेटर फॉलो करता है, तो मैंने पढ़ाते हुए में भी आपको रेड मूवी का एग्जाम्पल दिया था कि जब रेड मूवी में ऑफिसर को कॉल आता है PM ऑफिस से
कि तब वो ये देखता है कि जो ऑर्डर आ रहा है वो लीगल है, एथिकल है या नहीं है। ब्लाइंडलेसली येस मैन बन के ऑर्डर फॉलो नहीं कर लेता है। तो वो चालाकी क्या यूज़ करता है कि मैडम प्राइम मिनिस्टर पता नहीं चल रहा है कि कॉल आपके ऑफिस से आया है या कोई आपकी आवाज़ निकाल के एसएससी को बचाना चाह रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ब्लाइंडली फॉलो करता फॉर्म को तो मैं तुरंत एक्सेप्ट कर लेता कि पीएम का कॉल आया है, मुझे करना है काम। उसने लेकिन इंटेंट देखा, उसने स्पिरिट ऑफ द लॉ को देखा। तो अ सिविल सर्वेंट हु ब्लाइंडली प्रैक्टिसेस पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी विल इग्नोर वेदर द सीनियर्स ऑर्डर इज एथिकल, लीगल और नॉट एंड विल बिकम अ यस मैन। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब इनहेरेंट डिमांड एक क्वेश्चन की और क्या है, ये तो सब नेगेटिव बातें हो गई कि ये नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए, लेकिन वो भी एक पार्ट है जो मैंने आइडेंटिफाई करा है क्वेश्चन में, तो उसको मैंने सेपरेट हेडिंग दे दिया, व्हाट सिविल सर्वेंट शुड डू। और इसमें भी मैंने क्वेश्चन ही यूज करें पिछले। तो जो कोर पेरीफेरी वाला क्वेश्चन था उसकी शुरुआत ऐसे हुई थी, विजडम लाइज इन नोइंग व्हाट इज पेरीफेरल और कोर इश्यूज। तो मैंने अब यहाँ क्या लिख दिया, अप्लाई विजडम टू नो व्हाट टू रेकन विद, व्हाट टू ओवरलुक। सेकंड जो पॉइंट है वो भी PYQ है, पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर टू इंटरप्रेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन फेवर ऑफ केस। तो मैंने लिख दिया, बी पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर टू इंटरप्रेट द रूल्स एंड रेगुलेशन इन फेवर। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर सॉल्यूशंस एज वेल। पिछले दो क्वेश्चंस, पिछले क्वेश्चन में मैंने डायग्राम माइंड मैप था, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने डायग्राम हब एंड स्पोक बताया था, यहाँ पे मैंने दोबारा माइंड मैप बनाया। मैंने आपको 11 टाइप्स ऑफ डायग्राम सिखाए हैं जो एथिक्स पेपर में आप ड्रॉ कर सकते हो। आप दूसरा कोई डायग्राम भी यहाँ पे बना सकते हो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5A। क्लीशे क्वेश्चन है, कोड ऑफ एथिक्स से लेके। थोड़ा सा ट्विस्ट क्या दिया है कि काफ़ी कीवर्ड्स डाल दिए एक ही क्वेश्चन में। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, सोर्स ऑफ गाइडेंस, कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी इन ऑपरेशन, कोड ऑफ एथिक्स इज नॉट येट पुट इन प्लेस, सुटेबल मॉडल क्या है, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, ट्रांसपेरेंसी। इतने कीवर्ड्स एक क्वेश्चन में एथिक्स के मैंने पहले कभी अपनी लाइफ में नहीं देखे थे। तो अब एज एन एस्पिरेंट मेरी ड्यूटी क्या बनती है कि मैं इस हर कीवर्ड को कहीं ना कहीं एड्रेस करूं आंसर में 150 वर्ड्स में 7 मिनट में। इसलिए क्वेश्चन दिखने में आसान है लेकिन चैलेंजिंग है। आप सीधा बस कोड ऑफ एथिक्स लिखा होगे, 7-8 पॉइंट्स, मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब इसको मैंने करा क्या है, आई हैव अगेन आइडेंटिफाइड द कोर टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस। आपके सिलेबस में लिखा है लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कॉन्शियंस एज एथिकल गाइडेंस सोर्स फॉर एथिक्स। तो ये सोर्स ऑफ गाइडेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, शुरुआत उससे करिए कि सोर्स ऑफ गाइडेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कॉन्शियंस, फिर कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स भी डाल दिया। अब कोड ऑफ कंडक्ट को मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है और मैंने बता दिया है दे आर ऑलरेडी इन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू 1964 एक्ट रूल्स। फिर मैंने कोड ऑफ एथिक्स को डिफाइन कर दिया है। फिर जो ये पार्ट था कि कोड ऑफ एथिक्स इज नॉट येट पुट इन प्लेस, तो उसका कोई एक रीजन होगा कि कोड ऑफ एथिक्स सबको पता है फिर भी वाई इट हैज नॉट बीन पुट इन प्लेस। तो इसमें मैंने एक दो पॉइंट में वाई कोड ऑफ एथिक्स इज नॉट फ्रेम्ड वो बता दिया है। उसके बाद मैं मेन क्वेश्चन पे आया हूँ। तो जितना ये पहले की 2.5 लाइन लिखी है, अब ऐसे भी सोचो यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकता था सजेस्ट अ मॉडल कोड ऑफ एथिक्स, तब भी आप क्या यहीं से शुरू, तब आप यहीं से शुरू करते। ये पहली की 2 लाइन जो है लिखने का मतलब क्या है, वो 2 लाइन लिखी है मतलब मुझे उसे एड्रेस करना है। तो ये जो मैंने पूरा अब तक यहाँ पे लिखा है वो उन 2 लाइंस को एड्रेस करने के लिए था। अब मैं मेन क्वेश्चन पे आया हूँ कि मॉडल कोड ऑफ एथिक्स में क्या क्या होना चाहिए। वो मेरे नोट्स की थ्योरी का पार्ट था, आपको किसी और थ्योरी में भी मिल सकता है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करना चाहिए, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोबिटी इंश्योर हो, ऐसे होने चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए उसमें, इट शुड आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग एवरीवन विद फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 3 पॉइंट लिख दिए, 2 एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिए। एंड ऑफ कोर्स देयर आर अदर टेनेट्स एज वेल, क्वाइट अ फ्यू टेनेट्स विद रिस्पेक्ट टू कोड ऑफ एथिक्स। तो वो मैंने दोबारा एक हब एंड स्पोक डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दिया है कि रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स क्या है। तो आपने चारों क्वेश्चन में जो मैं चाहता हूँ टेक अवे आप लेकर जाएं कि स्ट्रक्चर मैंने क्या फॉलो करा है कि आई हैव रिटन इंट्रो इन द बिगनिंग वेयर इन आई हैव डिफाइंड द कीवर्ड, और इफ देर इज अ स्टेटमेंट आई हैव एड्रेस द स्टेटमेंट एज वेल। देन आई हैव डिवाइडेड द क्वेश्चन इनटू सब पार्ट्स and I have written separate headings for each subpart. Then I have written my answers in points
एंड आई हैव नंबर्ड देम। पैराग्राफ में आंसर नहीं है, बुलेट, एस्टेरिक, स्टार, एरो कुछ नहीं लगा है, नंबर्ड पॉइंट्स हैं। कीवर्ड्स का मैंने यूज़ करा है, हर क्वेश्चन में 2 एग्जांपल्स दिए हैं एटलीस्ट, फिर डायग्राम बनाया है, हर क्वेश्चन में कंक्लूजन है। चाहे एक लाइन का कंक्लूजन हो जैसे लास्ट क्वेश्चन में, लेकिन हर क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना मैंडेटरी होता है। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जैसा मैंने बताया था, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस पीडीएफ, मैंने लिंक प्लेस करा है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, इस आंसर पीडीएफ का भी और अपनी एनालिसिस का भी। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। थैंक यू।